बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी। जैसा कि हमारे तमाम व्यूअर्स जानते हैं कि हमने हमेशा नॉलेजेबल एक्टिविटी को अप्रोच किया है और कोशिश ये की है कि अपने जितने भी हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको हमेशा एजुकेट किया जाए और उनके नॉलेज को अपडेट रखा जाए, ताकि उनको जनरली जिस कदर भी किसी भी तरह की किसी भी इलनेस, किसी बीमारी के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो कम अज़ कम उनको हमारे चैनल से ये इन्फॉर्मेशन आसान अल्फाज में मिलनी चाहिए। तो ये हमारा पर्पज़ है। तो हमने पिछले दिनों में एक वीलॉग बनाया था कि व्हाट इज़ द फंगल इन्फेक्शन, हाउ टू ट्रीट, कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। तो हमने फंगल के ऊपर डिटेल गुफ्तगू की थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगा चूँकि हमारे क्लिनिकल ट्रायल में जिस कदर पेशेंट ज़्यादा आते हैं तो वो मुझे लगा कि शायद इसको हमें पार्ट 2 में भी कन्वर्ट करना चाहिए कि व्हाट इज़ द फंगल इन्फेक्शन, हाउ टू ट्रीट, कि ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये किस तरह है और इसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है। तो फिर आज मैंने फ़ैसला किया कि हम एक और वीलॉग जो है उसको पार्ट 2 के नाम से दोबारा बनाएं, ताकि फ़ंगल इन्फेक्शन के ऊपर डिटेल गुफ्तगू हो सके। फ़ंगल इन्फेक्शन की बेसिकली कई कैटेगरीज हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एक वो फंगल इन्फेक्शन है जो आपको रिंग फॉर्म की सूरत में नज़र आता है, जिसको आम ज़ुबान में ददरी वगैरह भी कहा जा सकता है। तो लोगों में मिसकंसेप्शन ये पाया जाता है कि जो फंगल इन्फेक्शन है उसका कोई इलाज नहीं होता। चूँकि जो पेशेंट होता है लोअर लेवल पे ग्रास रूट के ऊपर या ग्राउंड रियलिटी पे जो पेशेंट होता है वो बेसिकली नियरेस्ट अपने किसी भी महल्ले में दाएं बाएं जाता है। चूँकि हेल्थ सिस्टम एक प्रॉपर ना होने की वजह से हमारे यहाँ नॉन क्वालिफाइड बंदे चूँकि काफ़ी जगह पे प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, और जब जो है वो पेशेंट उनके पास जाता है फंगल इन्फेक्शन के साथ या सीवियर इचिंग के साथ, डर्माटाइटिस के साथ, या वो उसको किसी भी तरह का और स्किन का इन्फेक्शन होता है, तो वो जब जाके वहाँ पे ट्रीट करता है तो उन्होंने एक दो क्रीमें जो ऑलरेडी वो सबको दे रहे होते हैं और वही वो फंगल वाले को भी दे देते हैं। इसी तरह अगर कोई लोशन मलने के लिए उनका मशहूर हो जाए कि फ़लाँ ने यहाँ से दवाई ली थी और उसकी खारिज ठीक हो गई थी, तो वो बंदे के पास आप चले गए तो वो चूँकि हो न उसको नहीं है स्किन की डिज़ीज़ के ऊपर, तो उसने देखा कि पहले भी किसी को खारिश हुई थी, मैंने ये लोशन दिया था या तेल में मिक्स करके कोई फक्की लगाई थी तो उसका वो ठीक हो गया। तो ऐसी मिसकंसेप्शन की वजह से चूँकि वो फंगल को डिफ़ाइन नहीं कर पा रहे होते तो फंगल इन्फेक्शन के ऊपर भी वही ट्रीटमेंट दे देते हैं जो आम एलर्जी और ख़ारिश और इचिंग और डर्माटाइटिस के ऊपर दिया जा रहा होता है। और ऐसी सूरत हाल में क्या होता है कि जो असल में आपका पीक टाइम होता है एक बीमारी का, जहाँ पे वो रिकवरेबल होती है, वो टाइम आप ज़ाया कर देते हैं प्रॉपर बंदे के पास ना जाके, और वो आपकी बीमारी चूँकि जवान हो जाती है। फिर जब आप किसी स्पेशलिस्ट के पास पहुँचते हैं, किसी अच्छे फिजिशियन के पास जाते हैं या डर्माटोलॉजी वालों के पास जाते हैं, तो वो फिर आपको जब ट्रीटमेंट करते हैं फंगल इन्फेक्शन का तो वो आपको प्रॉपर गाइड करते हैं कि फ़ंगल ट्रीटमेंट जो है इसका लॉन्ग ट्रीटमेंट है, लॉन्ग प्रोसेस है, लेंथी प्रोसीजर है। कम अज़ कम 3 हफ्ते अगर स्टार्टिंग के ऊपर आप आ गए फंगल इन्फेक्शन को लेके तो डॉक्टर ने आपको एडवाइस कर दिया तो वो 3 हफ्ते में रिकवरेबल है। अगर चूँकि आप लेट आए, बीमारी को जवान करके आप डॉक्टर के पास पहुँचे, तो तब फिर डॉक्टर की जो रिकमेंडेशन होती है वो 6 वीक से लेके वो 18 वीक तक कंटिन्यूसली चलती है, यानी वो 3 से 6 महीने भी लग सकते हैं फंगल इन्फेक्शन को। अब आज हम जो डिफ़ाइन करेंगे वो बेसिकली ये होगा कि जो आपको नेल के अंदर फंगल इन्फेक्शन होती है, आपने देखा होगा लोगों के नाखून जो है ना वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं या वाइट ब्राउन शेड देना शुरू कर देते हैं, उनके अंदर जो है वो उनकी स्किन जो है वो कटना शुरू हो जाती है या वहाँ पे उनको इचिंग होना शुरू हो जाती है। तो ये बेसिकली नेल जो फंगल होती है ये कम से कम 6 से 9 महीने भी लेती है। अब इसकी फंगल ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि डॉक्टर आपको ओरल मेडिकेशन कितनी कर रहा है और आपको जो है वो स्किन के ऊपर अप्लाई करने के लिए कितनी क्रीमें लोशन दे रहा है। इसी तरह जो आपके सर में फंगल इन्फेक्शन है, यानी सर के अंदर आपको लगता है कि खुश्की है, डैंड्रफ बना हुआ है, फिर वहाँ पे भी अगर रिंग फॉर्म में कोई चीज़ बनना शुरू हो जाए तो ये भी बेसिकली फंगल है। अंडर आर्म और अंडर लेग के ऊपर तो हमने पहले भी डिटेल गुफ्तगू की है कि किस तरह जो है वो ये फंगल इन्फेक्शन फैलता है। अब बाज़ जो है ना वो अंडर ब्रा, जैसे हमने बताया था कि अंडर ब्रेस्ट भी मेल फीमेल के अंदर, ये भी हमारे पास जब फीमेल आती हैं वो हमें दिखाती हैं कि नीचे के ब्रेस्टों के नीचे वाला जो एरिया होता है वहाँ पे भी उनको इचिंग हो रही होती है और वहाँ पे इस कदर रेडिश हुआ होता है और रिंग फॉर्म में वो बनी होती हैं, तो वो साफ नज़र आ रहा होता है कि ये फंगल इन्फेक्शन है। उसको ट्रीट करने के लिए भी हमें ये देखना पड़ता है कि पेशेंट जो है वो लिवर डिजीज़ में तो नहीं चल रहा, या इसका क्रोनिक गैस्ट्राइटिस तो नहीं है, या क्रोनिक स्किन डिजीज़ कोई चल रही है, सोराइसिस वगैरह या इस तरह, तो फिर हम उसी के मुताबिक उसको ट्रीट करते हैं।
इसलिए हम जब भी अपना कोई वीलॉग बनाते हैं तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन बताते हैं कि फंगल इन्फेक्शन बेसिकली, जैसे हमने आज इसके ऊपर बता रहे हैं कि फंगल इन्फेक्शन की क्या फॉर्म होती है, किस तरह का होता है, फिर जब हो जाता है तो इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है और इसका ड्यूरेशन कितना होता है और इसकी प्रिकॉशन क्या है, एहतियात आप कैसे कर सकते हैं, डाइट को आप कैसे इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमने आपको ये बताया कि फंगल इन्फेक्शन चूँकि रिंग फॉर्म के ऊपर आपकी स्किन के ऊपर ईचिंग शुरू हो जाए और वो गोल दायरों में हो, या बाज़ दफ़ा गोल दायरे कम नज़र आते हैं लेकिन वो आपकी जो स्किन है वो ऊपर की तरफ उभरी हुई नज़र आती है, तो ये बेसिकली फंगल इन्फेक्शन होता है। डर्माटाइटिस से आगे ये बिगड़ता है। बाज़ कंडीशन में तो आम लोगों को स्टार्टिंग में सिर्फ ईचिंग शुरू होती है, वो उसके इतने केयरलेस होते हैं कि ईचिंग का ख्याल नहीं रखते, वहाँ से आगे डर्माटाइटिस हो जाता है, फिर भी ख्याल नहीं रखा, फ़ौरन बॉडी ने अटैक किया, गंदगी हुई, वहाँ पे नमी पैदा हुई, फिर वो फंगल में कन्वर्ट हो गया। तो इसी तरह वो बीमारी आगे से आगे बढ़ती रहती है। चूँकि हमने पहले भी आपको ये बताया, कई वीलॉग्स में हम इस पे बात कर चुके हैं कि स्किन इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ योर बॉडी, कि आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर स्किन का एक ऐसा कवर है और जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है स्किन। अब इसकी हिफाजत भी उतनी ज़रूरी है। यहाँ पे कोई भी आपको हल्का फुल्का भी लगे कि कोई चेंजिंग आ रही है, ईचिंग हो रही है, डर्माटाइटिस है, फिर उसके आगे जो है ना वो फंगल इन्फेक्शन है, सोराइसिस, ये वो कोई स्किन की बेशुमार डिजीज़ है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जैसे भी हम कोई नया वीलॉग बनाते हैं तो हम हर एक बीमारी को कोशिश करते हैं कि सिंपल अल्फाज में उसको डिफ़ाइन करें आपके साथ, फिर उसका ट्रीटमेंट बताएं। तो नेल का फंगल हमने आपसे बात की कि नेल का फंगल चूँकि लेंथी प्रोसीजर है, लॉन्ग प्रोसेस है, उसका शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट नहीं है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। इसी तरह अगर आपको बालों के अंदर, सर के अंदर फंगल इन्फेक्शन है, कान में फंगल इन्फेक्शन है, इवन कि आपकी टंग के ऊपर भी फंगल इन्फेक्शन होता है जब आपकी ज़ुबान के ऊपर बहुत ज़्यादा सफ़ेदी हुई होती है। इसी तरह आपकी नोज़ के अंदर भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, एयर के अंदर भी हो सकता है। तो ये फंगल इन्फेक्शन की आगे किस्में हैं जो डिफ़ाइन करेगा डॉक्टर आपको देख के, आपकी फ़िज़िकली मूवमेंट को देख के, आपकी हिस्ट्री को लेके, तो वो फिर चेक करेगा कि कहाँ आपको जो है ना वो कौन सा फंगल इन्फेक्शन है और हमें इसको कैसे ट्रीट करना है, कि हाउ टू ट्रीट दिस, कि अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है तो उसको फिर ट्रीट कैसे किया जाएगा। आप पहले तो हम उसको देखेंगे हिस्ट्री वाइज कि वो फंगल कौन से वाला है, शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट वाला है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट वाला है। जिस तरह नेल फंगल है, लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट है। अगर आपकी स्किन के ऊपर फंगल है तो वो शॉर्ट टर्म है, यानी वो 4 से 6 हफ्ते में भी ट्रीट हो सकता है। औरल मेडिकेशन भी करनी पड़ सकती है या उसके ऊपर अप्लाई भी करनी पड़ सकती हैं, ट्यूब्स है, ऑइंटमेंट है, क्रीम्स है, लोशन है। इसी तरह एक्नी है, फिर आपके जो मिलास्मा के अंदर जो भी बीमारियाँ आती है, सारी स्किन डिजीज़ हैं। लेकिन चूँकि आज हमारा मेजर फोकस फंगल डिजीज़ है तो हमने फंगल के ऊपर ही गुफ्तगू करनी है। सर की फंगल का आपको कैसे पता चलेगा, कि जब आपके सर के अंदर आपको लगे कि रिंग नुमा कोई चीज़ बनना शुरू होगी या आप खारिज करते हैं तो स्किन उतरना शुरू हो जाती है, तो ये बेसिकली फंगल इन्फेक्शन है। इसी तरह आपके नेल के अंदर अगर ब्लैकिश होना शुरू हो जाए, नेल के अंदर स्किन बोरना शुरू हो जाए, नेल डैमेज होना शुरू हो जाए, तो ये बेसिकली नेल की फंगल इन्फेक्शन है। तो हमने इसको ट्रीट करने के लिए प्रॉपर जो है वो आपने क्वालिफाइड बंदे के पास जाना है, फिर वो इसको देखेगा कि किस तरह मैनेज करना। अब जब हम इसका ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो उसमें सफाई का हम सबसे ज़्यादा बताते हैं। मसलन 5 वक्त अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं तो आपके पाँव भी वॉश होते हैं, हाथ भी वॉश होते हैं, आपका नेज़ भी, एयर के अंदर भी आपकी फिंगर लगती है। तो वहाँ पे जितना भी फॉरेन बॉडी का जो भी मटेरियल आपकी बॉडी में आया होता है तो वो 5 वक्त वज़ू करने से वो निकल जाता है। अब यहाँ पे गलती क्या होती है कि वज़ू तो 5 वक्त कर रहे होते हैं लेकिन फौरी तौर पे सॉक्स पहनी और आपने अपने शूज़ इस्तेमाल कर लिए, वहाँ पे चूँकि जो नमी रह जाती है आपकी फिंगर के दरमियान, तो वहाँ पे भी फंगल होने का ख़तरा होता है। इसी तरह कोशिश करें कि जब आपने वज़ू कर लिया, नमाज़ पढ़ ली, तो फिर प्रॉपरली जो है वो आप अपने पाँव को, हाथों को ड्राई करें। उसके बाद अगर आपने उसके ऊपर ग्लव्स यूज़ करने हैं या आपने सॉक्स का इस्तेमाल करना है तो वो फिर करें। तो इस तरह आपकी जो नेल्स और आपकी फिंगर के दरमियान वाली जो फंगल इन्फेक्शन है उससे काफ़ी हद तक आप रिकवरेबल रहेंगे और अपने आप को बचा सकेंगे। इसी तरह जो हमें सर में फंगल होता है, यानी आपके बालों के अंदर फंगल इन्फेक्शन होता है, वो ये होता है कि आपने टॉवल किसी का यूज़ कर लिया, यानी एक ही जगह पे आप हॉस्टलाइज ज़िंदगी गुजार रहे हैं या फ़ौरन कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या आप घर में इवन के जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो वहाँ पे भी टॉवल जो है वो एक दूसरे का यूज़ होता है। तो बाज़ दफ़ा में भी हो सकता है कि जिसने यूज़ किया हो उसको कोई ऐसा इन्फेक्शन हो तो फंगल इन्फेक्शन फैलता है आगे। चूँकि आपने वही टॉवल इस्तेमाल किया, अभी वो ड्राई नहीं हुआ तो नेक्स्ट ने इस्तेमाल कर लिया, तो वो फिर फंगल एक दूसरे के अंदर ट्रांसफ़र होता है। तो जो हेयर वाला फंगल होता है उसके लिए शैम्पू बेस्ड लोशन होते हैं, वो हम देते हैं, मेडिकेशन करते हैं और साथ में आपकी डाइट हैबिट्स को भी, उसको भी चेंज करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जो स्किन के ऊपर होता है उसको भी हम ट्रीट करते हैं, मेडिसिन के थ्रू भी करते हैं और फिर ऑइंटमेंट वगैरह भी देते हैं, लोशन भी देते हैं, क्रीम्स भी लगवाते हैं। और फिर इस तरह मैं हमेशा अपने जितने भी व्यूअर्स हैं उनको एक मैसेज देता हूँ कि जब भी आप नहाते हैं, ज़ाहिर बात है जब आप नहाते हैं आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं
या कोई ऐसा सोप इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है ये जितने भी केमिकेटेड सोप होते हैं, केमिकेटेड शैम्पू होते हैं, यानी कॉस्मेटेड ये चीज़ें बनी होती हैं, तो जब भी हम इसको अपनी स्किन पे अप्लाई करते हैं तो इसके असरात होते हैं। आपने प्रॉपर अपनी स्किन को वॉश ना किया या कुछ शैम्पू लगाने से, कुछ सोप लगाने से आपकी स्किन ड्राई हो गई, तो ऐसी कंडीशन में आपने फिर उसको ऑयल ना किया या उस पर ऊपर कोई बॉडी लोशन वगैरह नहीं लगाया, तो ड्राइनेस की वजह से भी आपको ईचिंग हो सकती है, आगे आपको डर्मा की कई बीमारियाँ हो सकती हैं। तो कोशिश करें जब आप शावर लेते हैं तो एक तो ऑयल लगाएं अपनी बॉडी के ऊपर, दोबारा फिर शावर ले लें। और अगर ऑयल नहीं आप लगाना चाहते, कोई भी आपके पास बॉडी लोशन है, जैसे बच्चों को बेबी लोशन वगैरह लगाते हैं, तो वो लगाने से क्या होता है कि क्योंकि केमिकेटेड बनी हुई चीज़ें आपने यूज़ की वॉशिंग के लिए और उसके बाद आपकी बॉडी में कोई ड्राइनेस ना हो जाए, इस वजह से आप ऑयली चीज़ें यूज़ करते हैं ताकि आपकी स्किन जो है वो प्रॉपर फ्रेश रहे। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपने नेक्स्ट एपिसोड के अंदर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दोबारा आप लोगों के लिए हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।